हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर बैक। तो आज हम दूसरे टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं जो एक मेन टॉपिक माना जाता है जिसे, और फंडामेंटल टॉपिक है। ये टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक हमने देखा सारी बॉडीज चार्ज कैसे होती है, क्यों होती है, चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गुण हैं, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए मास, जैसे मास होता है स्टूडेंट्स वैसे ही चार्ज भी होता है। डिफरेंस दोनों में ये है स्टूडेंट्स कि जो चार्ज होता है वो दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बट मास हमेशा एक ही टाइप होता है जो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने आपको बोला मेरे पास 2 किलोग्राम की एक बॉल है और एक 3 किलोग्राम की बॉल और आ गई, तो बताओ कितना वजन आ गया मेरे पास, तो आप बोलेंगे 5 kg। ओके, तो हमने क्या करा, मास और चार्ज दोनों कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इनको नॉर्मल जोड़ा घटाया जा सकता है, इनका मतलब जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा वो नॉर्मल मेथड्स के थ्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से 2 + 3 करके हमने 5 kg बोल दिया, उसी तरह से चार्ज को भी नॉर्मल जोड़ा घटाया जा सकता है। ओके, बट जोड़ने घटाने में, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, विथ साइन घटाना चाहिए, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की नॉर्मली 3 प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं हम। पहली प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब चार्ज को जोड़ना या फिर घटाना। ओके स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ चार्ज किस तरह से किया जाएगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ चार्ज। तो सिंपल सा है, जैसे स्टूडेंट्स इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, एक सिस्टम कंज्यूम करा अपन ने, एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं +3 कूलम, यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं -2 कूलम, यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं +5 कूलम, यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं -2 कूलम। किसी ने आपसे पूछा कि बताइए इस पूरे सिस्टम पर या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है कितना टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, तो लिखेंगे टोटल चार्ज इज इक्वल टू सारे चार्ज का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। क्या करेंगे, सारे चार्ज का एल्जेब्रिक सम, मतलब नॉर्मली इनको जोड़ देंगे हम, बट विथ साइन जोड़ना घटाना है। तो स्टार्ट करते हैं, +3 कूलम, -2 कूलम, -2 कूलम एंड +5 कूलम, जोड़ दें। 5 and 3 8, -4 विच इज +4 कूलम। तो अपन कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज है +4 कूलम। इसको कहा जाएगा टोटल चार्ज या फिर नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम। तो आपने किसी सिस्टम के ऊपर चार्ज कैसे निकाला, आपने नॉर्मली क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, द टोटल चार्ज of a system, the total charge of a system is algebraic sum of all individual charges located inside द सिस्टम। सिंपल सा डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल के थ्रू आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। क्या बोला हमने, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम का अगर टोटल चार्ज निकालना है आपको तो क्या करना चाहिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, सारे चार्जेस को एल्जेब्रिक सम कर दें, सारे चार्जेस को अलग अलग करके जोड़ दें, तो आपके पास जो चार्ज मिलेगा उसको बोलेंगे टोटल चार्ज या फिर क्या कहेंगे, नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम। इसी को प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अच्छा, ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज इस तरह से कैसे की जा सकती है, इसका कारण है कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है। अगर चार्ज स्केलर है तो इसको नॉर्मली हम जोड़ घटा सकते हैं, बट अगर चार्ज वेक्टर होता तो इस तरह से नहीं किया जा सकता था स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये है पहली प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, इसको नोट करिएगा, इसको कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है ये क्वांटाइजेशन? बहुत बड़ा वर्ड आ गया है क्वांटाइजेशन। ओके, समझते हैं इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले आइए हम एक वीडियो देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, जब लॉकडाउन में सब बोर हो गए थे घर पर बैठकर, तो मैंने बहुत मेहनत करके एक लाइन ड्रॉ करी थी स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन को ड्रॉ करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत मेहनत का काम है स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे क्या है इसके अंदर मेहनत का काम? तो देखते हैं वाकई में लाइन ही है क्या। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जैसा देखा, जैसे पेपर पीस के अंदर जो लाइन बनी हुई थी, जब उसको दूर से देखा जाता है तो आपको वो लाइन कंटिन्यूस दिखाई देती है, बट जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा जाता है तो वही लाइन जो कंटिन्यूस दिखाई दे रही थी वो डॉटेड दिखाई देती है। इसका मतलब ये होता है कि देखने का फर्क पड़ता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप दूर से देख रहे थे तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और जब आप पास से देख रहे थे उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो जब मैक्रोस्कोपिक लेवल में चीज़ों को देखा जाता है तो वो कंटिन्यूस दिखाई देती है, लगातार दिखाई देती है, बट जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है तो हो सकता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रीट लेवल में दिखाई दे। डिस्क्रीट का मतलब है वो पॉइंट पॉइंट से दिखाई दे आपको। जितना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाएंगे वो पॉइंट्स आपको उतने क्लियर और डिस्टिंक्ट दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्क पड़ता है कहाँ से देखा जा रहा है। ओके, तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, जो चार्ज के बारे में स्टडी की गई तो सबसे पहले फेराडे, माइकल फेराडे अच्छे साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स। तो माइकल फेराडे ने ऑब्जर्व किया जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, उसके अंदर जब चार्जेस मूव करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि साहब ये जो चार्ज होता है ये चार्ज भी डिस्क्रीट लेवल में होता है। डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट मतलब चार्ज कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं एक वायर है, इस वायर में से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज इस तरह से फ्लो नहीं करता कंटिन्यूस लेवल में। जैसे इसको आप इस तरह से समझे, जैसे एक पाइपलाइन है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, तो जब आप दूर से देखते हैं पाइपलाइन को, बाहर से देखते हैं तो आपको दिखेगा सारा पानी कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहा है। बट जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा जाता है तो आपको दिखेगा कि पहले 50 एटम गए वाटर के, फिर 50 गए, फिर 50 गए। तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में गिनती कर सकते हैं कि कितने एटम जा रहे हैं, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल में जब दूर से देखेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कितना पानी जा रहा है। आप लीटर में ज़रूर काउंट कर सकते हैं बट नंबर नहीं बता सकते कितने मॉलिक्यूल्स गए। उसी तरह से माइकल फेराडे ने ये ऑब्जर्व करा कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, डिस्क्रीट है। क्या है स्टूडेंट्स? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग है, कंटिन्यूस चार्ज नहीं होता, डिस्क्रीट चार्ज होता है। एक चार्ज मतलब इसको गिना जा सकता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 1000 है, 1 लाख है, इसको गिना जा सकता है, तो डिस्क्रीट लेवल में होता है। ओके, जब भी फिजिक्स में थ्योरी दी जाती है तो थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट होना चाहिए स्टूडेंट। तो इसके बाद में 1912 में स्टूडेंट्स, 1912 में रॉबर्ट मिलिकन एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा है स्टूडेंट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम था, इन्हीं के नाम पे इन्होंने नाम दिया इसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? डिस्क्रीट लेवल में एग्जिस्ट करता है। जब इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है तो डिस्क्रीट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्क्रीट मतलब इसे गिना जा सकता है कि 1 चार्ज गया, 10 चार्ज गए, 50 गए, इसे गिना जा सकता है। और डिस्क्रीट की जगह हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कि चार्ज क्या होता है आपका? क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वांटाइज्ड होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको इतने सिंपल फॉर्म में समझाया है कि क्वांटाइज्ड होता क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं
वो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में ऑब्जर्व किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, मतलब उन्हें गिना जा सकता है कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, या फिर डिस्क्रीट की जगह वर्ड यूज़ किया जाएगा, वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, चाहे तो नोट कर लें। अब इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज occurs in discrete amount. Electric charge occurs in discrete amount instead of continuous. तो हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज ओकर्स इन डिस्क्रीट अमाउंट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो नेचर में डिस्क्रीट अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, इंस्टेड ऑफ किसकी बजाय, कंटिन्यूस की बजाय किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी डेफिनेशन को लिखते हैं, द चार्ज ऑन अ बॉडी, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। एलिमेंट्री चार्ज को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपको याद करना है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, द चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। हमने अगर ये देख लिया कि जो चार्ज है कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट अमाउंट में, तो हम चार्ज को गिन सकते हैं। कितने चार्ज होंगे, एक चार्ज है, दो चार्ज है, 100 है, 1000 है, मिलियंस है, बिलियंस है, कितने चार्ज है, इनको गिना जा सकता है। अगर गिना जा सकता है और सारे चार्ज जो हैं वो एक छोटे फॉर्म में, मतलब ये जो फॉर्म है आपका, इसको बोलते हैं ई, एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हमने देखा था। ई इज नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, ई इज फॉर एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। तो जो सारा चार्ज होता है वो छोटे छोटे फॉर्म में बटा होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल में ही होगा। अगर हमने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई सब चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है, चार्ज अलग अलग फॉर्म में रहता है, और हर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। ई की वैल्यू होती है इतनी। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज, जैसे बॉडी मान लेते हैं, अगर मैंने कहा कि इस बॉडी के ऊपर 10 चार्ज है, कितना चार्ज है, 10 मतलब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है उसको गिन सकते हो, यही कह रहा है ये डेफिनेशन। द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ध्यान से देखें, इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो इंटीग्रल मल्टीपल है, ये वर्ड यहाँ पर आपका 10, ये जो 10 क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ही है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो ई है, कितने ई हैं यहाँ पर, तो 10 ही है। तो 10 क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पर 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000, बिलियंस, मिलियंस, कुछ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। सो क्या पढ़ा स्टूडेंट्स हमने, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम एलिमेंट्री चार्ज ई। ओके, सो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं, सो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा क्यू, वो क्या होगा, हमेशा ई का कुछ मल्टीपल होगा, और उस मल्टीपल को क्या नाम देते हैं, एन। जहाँ पर एन क्या है, वेयर एन इज इंटीजर, एन क्या है आपका, इंटीजर है,
इसका मतलब है n क्या क्या वैल्यू ले सकता है, n ले सकता है 0, +-1, +-2, +-3 और कितनी भी वैल्यू n ले सकता है। n की वैल्यू 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, +3 हो सकती है, -3 हो सकती है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस लेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस लेंगे। तो ध्यान से समझना है इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला बहुत IMP फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क करते हैं, आप नोट करिएगा इस फॉर्मूले को। Q बराबर Na का मतलब है किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा हमेशा E का कुछ मल्टीपल होगा। n क्या है, इंटीजर, n की वैल्यू 0, +-1, +-2, +-3 हो सकती है। आपने अगर इंटीजर पढ़े हैं तो इंटीजर की ये सारी वैल्यूज ले सकता है, बट इंटीजर कभी भी हाफ नहीं लेगा, या तो +1 लेगा या +2 लेगा, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू नहीं लेगा इस तरह की। ओके इनको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं लेगा, केवल इंटीजर नंबर होंगे। n की वैल्यू +½ नहीं हो सकती, 0.85 नहीं हो सकती, तो n कभी भी ये वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी बॉडी के ऊपर 10 E चार्ज है तो 10 ही हो सकते हैं, 11 E हो सकते हैं, 12 E हो सकते हैं, मगर 12.5 E नहीं होंगे, क्योंकि आप E को आपने कहा है कि ये फंडामेंटल चार्ज है या एलिमेंट्री चार्ज है, सबसे मूलभूत चार्ज है, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि 12.5 E किसी के ऊपर चार्ज है, इसका मतलब क्या करा आपने 12 लिए और जो 13th चार्ज था उसको आधा तोड़ लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू इस तरह से हो सकती है, वेयर n इज एन इंटीजर, जिसकी वैल्यू हो सकती है, n कभी भी ये वैल्यू नहीं लेगा। और e क्या होता है आपका, e इज एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिए, इसको याद रखने का ट्राई करिए, e इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वापस से देखते हैं क्या कहा इसके अंदर हमने, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कंटिन्यूस नहीं होता, वो डिस्क्रीट लेवल में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग होता है, जिसे गिना जा सकता है। और किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, किसी भी चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहाँ n की वैल्यू +-1, +-2, +-3, n कभी भी इस तरह की वैल्यू नहीं लेगा। इज एलिमेंट्री चार्ज जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद में फर्स्ट देखा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म। अच्छा, क्वांटाइजेशन कब काम आएगा और कब काम नहीं आएगा, तो नोट डाल के लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। आपको पता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैंने आपको पेज बताया था, पेज पर एक लाइन बताई थी, जब लाइन को पास में लाया था तो वो लाइन नहीं थी, वो डॉट थे सारे। तो जब किसी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल में ऑब्जर्व किया जाता है तो वो चीज़ डिस्क्रीट फॉर्म में होती है या फिर क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में एटम्स फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में जब चीज़ों को देखा जाएगा तब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काम का है। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इम्पोर्टेंट। माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काम का है, बट जब मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखा जाए, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब दूर से देखा जाए, दूर से ऑब्जर्व किया जाए, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस है। और उस टाइम आप इसका ये जो बिहेवियर है चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला बिहेवियर है, इस बिहेवियर को इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स समझने का ट्राई करना, हम जो चार्ज की स्टडी करते हैं और जिस चार्ज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं वो चार्ज इतने ज़्यादा होते हैं, 10 की पावर 9, 10 की पावर 20, इतने सारे चार्ज होते हैं। तो इतने सारे चार्ज को अलग अलग तो नहीं गिना जा सकता, तो फिर हम उन्हें मान लेते हैं कि ये चार्ज क्या है, कंटिन्यूस है। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करो तो मान लो कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, और जब मैक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करो, बहुत सारी चीज़ों को देखो, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखो, तो मान लो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे काम का अभी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल दिस प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क।
या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोरेबल, वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज को हम क्या मान लें, चार्ज इज कंटिन्यूस। जब मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखें आप तो चार्ज को मान लो कंटिन्यूस, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाएं तो चार्ज को मान लो डिस्क्रीट। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, हमने देखा यहाँ पर। ओके, इसके बाद में चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? सिंपल सी थर्ड प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट करिएगा स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़े स्टूडेंट्स 11th में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चीज़ें इस प्रकृति के अंदर चीज़ें इतनी खूबसूरती से बनाई है प्रकृति ने कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है जिन्हें नापा जा सकता है वो कंजर्व रहती। कंजर्व का मतलब है जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो यही प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर भी वही लिखना है जैसे एनर्जी के बारे में कहा जाता था, तो यहाँ पर चार्ज के बारे में लिखें। द चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज को न तो बनाया जा सकता है नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो इसे नष्ट किया जा सकता है। इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल पहले ही बता चुका हूँ ग्लास रोड और सिल्क को। जब दोनों को इनिशियल में रखते थे दोनों के ऊपर चार्ज 0 होता था। जब दोनों को रब करके रखा जाता था तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था। जितना पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर आता था उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दूसरे के ऊपर आता था। तो दोनों एक दूसरे को वापस क्या करते थे, कैंसिल आउट। मतलब इनिशियल भी चार्ज 0 था और फाइनल भी चार्ज कितना है, 0। तो लिखते हैं इसको स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज can neither be created or nor be destroyed. Electric charge can neither be created nor be destroyed. It can only transferred from one body to another. ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे दोनों तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, द टोटल charge on isolated system, the total charge on isolated system is always conserved, or constant और remain same, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोनों डेफिनेशन देखिए, सिंपल सा है। पहले डेफिनेशन लिखे दूसरी डेफिनेशन लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें क्या कह रहे हैं, द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बाहर से कोई चार्ज ना आए, नहीं उसका चार्ज बाहर जाए, मतलब उसका आसपास की दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं ना किसी पर्सन को हमने आइसोलेट कर दिया, मतलब उसका बाहर की दुनिया से संपर्क काट दिया, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल आप जानते हैं भाई, एक ग्लास रोड, ये सिल्क क्लॉथ, बहुत बार बता चुके हैं। इनिशियल में आप इसको सिस्टम एज्यूम करिए, ये आपका सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब ना तो बाहर से आप चार्ज ऐड कर सकते हैं, ना इसके अंदर से चार्ज निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर दिया है हमने, ठीक है। ये आपका ग्लास रोड, और ये कौन सा क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रोड।
जब दोनों को रब किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाएगा। और आप देखेंगे कि अभी भी जो सिस्टम बना हुआ है ये आइसोलेटेड सिस्टम, इनिशियल भी दोनों का चार्ज कितना था, नेट चार्ज निकालते हैं स्टूडेंट, नेट चार्ज बताइए, नेट चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, इसके ऊपर चार्ज कितना है 0। अब नेट चार्ज कितना है बताइए, नेट चार्ज, क्योंकि हमें पता है दो चीज़ों को रब किया जाता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे के ऊपर भी आएगा। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जगह छोड़कर जाएंगे उतने ही खाली स्पेस बच जाएगी, खाली स्पेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 +4 चार्ज है और यहाँ पर कितना है -4 चार्ज है, तो नेट चार्ज वापस कितना हो गया 0। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। अभी देखो चार्ज कितना है 0, बाद में भी चार्ज कितना है 0, कुछ भी कर लो इनका चार्ज क्या रहना है 0 ही रहना है, जब तक ये कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, इसके और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, जब कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब जो न्यूक्लियस से रिलेटेड प्रोसेस होती है, जिसे हम 12th के लास्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। जब कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, इसका सेकंड एग्जांपल, न्यूक्लियर प्रोसेस, उस न्यूक्लियर प्रोसेस का नाम भी लिख देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा डीके। ओके, ये नाम है इसका, आप नाम याद रख लीजिए। अभी जब कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होती है जैसे बीटा डीके, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, टूटता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक प्रोटॉन बनाता है। बताइए नेट चार्ज कितना है, क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर भी वैलिड है? इनिशियल में चार्ज कितना था 0, बाद में चार्ज कितना है 0, क्योंकि प्लस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, बाद में भी चार्ज कितना रहेगा 0, तो नेट चार्ज हमेशा कितना रहेगा इसके ऊपर 0, नेट चार्ज कितना रहेगा 0। तीसरा एग्जांपल देख लें, NaCl सॉल्ट। जब इस सॉल्ट को डिसोल्व किया जाता है तो ये Na+ और Cl- आयन बनाता है। यहाँ से देखो चार्ज कितना है इनिशियल, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं 0। फाइनल में चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि जितना प्लस इसके ऊपर उतना ही माइनस इसके ऊपर है, तो अभी भी नेट चार्ज कितना है 0। नेट चार्ज हमेशा कितना रहेगा 0 रहेगा। तो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है हर चीज़ पर वैलिड होता है जब तक कि वो कौन सा सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए स्टूडेंट्स हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि न्यूट्रॉन को ख़त्म करके हमने, न्यूट्रॉन ख़त्म हुआ है ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाया, मगर नेट चार्ज जो है वो आपका 0 ही है, पहले भी 0 था और अब भी कितना है 0। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, पार्टिकल तो हो सकता बने, यहाँ पर देखो 2 पार्टिकल बने, पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ देखी। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम कुछ दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस, और उसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट।